नमस्कार दोस्तों, सागर एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या है को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर बात करें तो 0, 1, 2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की बात और -2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की बात जितनी भी होती है सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं देखो, संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो रियल नंबर्स होती हैं और दूसरी क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी रियल नंबर्स जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। अब बात ये उठती है कि वास्तविक संख्या अगर होती हैं तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जैसे कोई ऋणात्मक संख्या और उसका स्क्वायर ऑफ रूट हमको निकालना, जैसे -1 का स्क्वायर ऑफ रूट, तो ये क्या होती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि -1 का स्क्वायर ऑफ रूट जो होता है वो -i के रूप में लिखा जाता है। मतलब जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनको हम i से डिनोट कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हमने सीखा कि वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिनको नंबर लाइन पर क्या किया जा सके, ड्रॉ किया जा सके। जैसे 0, 1, 2 से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या और -1, -2 माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, रियल नंबर्स कहलाती हैं। अच्छा, बात ये उठती है कि क्या 20/9 रियल नंबर्स है? तो बिल्कुल रियल नंबर्स है, क्योंकि रियल नंबर्स वे हैं जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। और 20/9 यानी 2 × 18 लगभग 2 के आसपास की संख्या लगभग यहाँ कहीं पे आके सेट होगी ये। तो ये रियल नंबर्स पर खींची जा सकती है या बनाई जा सकती है, इसलिए क्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो हम लौटते अपने टॉपिक पर, जिस वास्तविक संख्या पर डिस्कस कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम लोग सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आज के इस प्रश्न में हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और इसकी सहायता से एचसीएफ को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, विभाजन की एक प्रक्रिया है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अगर हम डीप में समझें तो A = क्या होता है, BQ + R होता है, जहाँ R इज ग्रेटर देन R = 0 एंड लेस देन क्या होता है, B होता है। अब A क्या होता है, A जो होता है वो भाज्य होता है, B क्या होता है, भाजक, Q क्वोशेंट भागफल, और R क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और कम होगा किससे, B से, यानी भाजक से। ठीक है, तो बस इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय निकालते हैं। स्टेप में हम सीख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर हम डीप में सीखेंगे, बाकी जो रहेंगे वो आप घर से लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ हमको काउंट करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे, 225, और बी का मान उसे मानते हैं जो दूसरी संख्या होती है यहाँ पे 135। अब यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि A = BQ + R, जहाँ R इज ग्रेटर देन R = 0 एंड लेस देन। अब यहाँ पर अगर हम फिर से बात करें तो A अपने को कितना मिल गया, 135, और B = कितना मिल गया है, 90। तो ध्यान देना है, पुनः इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सेट करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि A = BQ + R, और R यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो BQ की बात करूँ तो 90 दूनी 180 होता है, इसलिए एक ही बार ले जाऊंगा, और 90 का 90, और 135 में से अगर 90 को माइनस किया जाए
तो ये बनेगा 5, 13 में से 9 घटा 4 यानी 45। तो प्लस कितना बन जाएगा यहाँ पे 45। स्टेप सेकंड में अगर हम बात करें तो स्टेप सेकंड में अब भी आर का मान क्या आया, 0 नहीं मिला, मतलब आर मिला कितना अपने को, आर मिला अपने को कितना 45। तब कहाँ पर जाएंगे, स्टेप थर्ड पर जाएंगे। और स्टेप थर्ड पर क्या हो जाएगा, अभी देखो जो इसका पहले बी था वो अब ए बन जाएगा, यानी ए इज इक्वल्स टू 90, और बी जो अब आर बचा है वो हो जाएगा ना। और फिर से इसके अगर एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लगाऊं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है ए इज इक्वल्स टू बी मतलब 45, और क्यू 2 बार ले जाऊं तो 90 मिल जाएगा, और इस हिसाब से ये 0 बन जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि भाजक यानी भाजक यानी बी, भाजक को ही क्या कहते हैं, बी इज इक्वल्स टू 45 पर आर इज इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। इसलिए HCF ऑफ किसने का 135, 225 इज इक्वल्स टू 45। यही अपना क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब इसका हम क्या देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि हम 6q+1 है। यदि ए इज इक्वल्स टू 6q+1 तो ए इज इक्वल्स टू BQ+R से क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं, यानी तुलना करने पर अगर करते हैं तो हमको b इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू 6, और अगर b बराबर 6 मिल जाएगा, चूंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि a इज इक्वल्स टू PQ+R जहाँ R इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। तो जो R के संभावित मान होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और B का मान कितना है 6, तो 6 से कम कितने होंगे, इतने मान हो सकते हैं। यानी A के जो संभव मान है A इज इक्वल्स टू BQ यानी 6Q, A इज इक्वल्स टू 6q+1, A इज इक्वल्स टू 6q+2, और A इज इक्वल्स टू 6q+3, A इज इक्वल्स टू 6q+4, A इज इक्वल्स टू 6q+5। तो अगर देखो यहाँ पे कहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, तो हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 के गुणज होते हैं। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 × 3q लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, एक सम संख्या है। हमसे पूछा क्या था, विषम संख्या, तो विषम संख्या नहीं है। a इज इक्वल्स टू अगर 6q+1 की बात करूं तो यहाँ पे 2 क्या है, इसका मल्टीपल नहीं है, 2 क्या है, मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब ये देखो 2 इसमें कॉमन है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये क्या है, सम संख्या, तो ये नहीं हो सकती। तो विषम संख्या, ये भी विषम संख्या हो जाएगी। और 5 भी क्या कॉमन फैक्टर 2 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भी विषम संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अगर इस बात को यहाँ से क्लियर करें तो क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि पूछा क्या हमसे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी अधिकतम संख्या की बात करेगा वहाँ पर हम एचसीएफ की बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 616 और 32, 616, 32, ठीक है। 616 और 32 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शन है। एक तो जैसा हम पहले एचसीएफ निकालते थे वैसा निकाल लें, और दूसरा क्या होता है जैसे हम मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना चाहे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल लें। क्योंकि यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा कि मतलब फैक्टर मेथड से ही लगाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि 616 का फैक्टर निकाल लेता हूँ। 616 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 अठे 16, 2 15 में 30 और 2 चौके 8, 2 सते 14 और 2 सते 14, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 7 11 में 77 और 11 एकम 11, यानी 616 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ किसकी, 32 की बात करूँ तो 32 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 32 का जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 16 में 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 32 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो अब हो जाएगा एचसीएफ ऑफ कितने का, 616, 32 की अगर बात करूं तो 616, देखो एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, जो लोएस्ट पावर होती है, यानी लोएस्ट पावर मतलब जिसका घात कम होगा। 2 की घात 3 और 2 की घात 5 में कॉमन फैक्टर कितना है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अतः स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी होगी, 8 होगी, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना होगा 616 सदस्यों को। पुनः प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पे मान लेते हैं, माना धनात्मक संख्या a इज इक्वल्स टू 3m के रूप का
है, कुछ भी मान सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ये अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू हमने 3m मान लिया है। अगर यहाँ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से मैं अपने संख्या को कंपेयर करूँ तो बी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। तो आर का जो मान मिल जाएगा वो 0, 1, 2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन कहती है, प्रमेयिका कहती है कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या, 0 एंड लेस देन क्या होता है, बी। आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी, ये होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या कि आर जो होगा वो या तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। तो जो ए के संभावित मान है, ए इज इक्वल्स टू क्या मिल सकता है, तो मिल सकता है 3m, 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 मिल सकता है, 3m प्लस 2 मिल सकता है। अब देखो प्रश्न में कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो a इज इक्वल्स टू 3m पर बात करते हैं। जब a इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3m होगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, और 3m का स्क्वायर कितना होता है, 9m का स्क्वायर, और 9m को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3m का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 3m, यहाँ लिख सकता हूँ m इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर रखने पर, ठीक है, उस कंडीशन पे ये होगा। लिखूंगा जब अभी देखो a इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 मान लेते हैं, a इज इक्वल्स टू कितना, 3m प्लस 1 रखते हैं। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी पूर्णांक के वर्ग की बात करा, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात करा, तो स्क्वायर कर दूंगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 कम 6m, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर, 6m को साथ में रखूँगा, 6m प्लस 1, और यहाँ से देखो अगर 3 कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 m, 2m और प्लस 1। अब इस पूरे टर्म को अगर मैं m मान लूँ तो ये हो जाएगा कितना, 3m प्लस 1 ना। अब एक नेक्स्ट आता है, जब a इज इक्वल्स टू कितना होगा, जब a इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे 3m प्लस 2 की बात करेगा, तो 3m प्लस 2। तो यहाँ पर भी चूँकि स्क्वायर की टर्म को पूछ रहा है तो स्क्वायर का टर्म देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 दूनी 12m, और प्लस बी स्क्वायर 2 2 4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ दोनों टर्म में 3 कॉमन कर सकता हूँ, 3 अगर कॉमन करूँगा या पूरे टर्म में 3 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा कितना, नहीं, एक मिनट, इसको यहाँ पर थोड़ा सा बात को सुधारेंगे। कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 9m स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 12m, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, ठीक है, ये 9m स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से अगर पूरे टर्म में अगर मैं 3 कॉमन करूँ 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m स्क्वायर, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, और ये 1 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। अगर इस पूरे टर्म को मैं कह दूं यम है तो इस पूरे बात को मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस 1, ठीक है। तो यानी हम देख रहे हैं कि जो हमारी पहला नंबर जब a इज इक्वल्स टू 3m था, तब हमको जो इसका स्क्वायर मिलता था वो कितने के रूप में मिला, 3 इंटू m के रूप में मिला, ठीक है। और जब a इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 हुआ तो इसका स्क्वायर जो हमको मिला वो 3m प्लस 1 के रूप में मिला। और जब a इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2 की बात किया तब भी इसका स्क्वायर हमको 3m प्लस 1 के रूप में हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा, और इस हिसाब से यह बात क्या होगी, प्रूव्ड होगी, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहती है,
सवाल नंबर 5 कह रही कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+1 9m+8 के रूप का होगा। तो यहाँ पर भी हम सिंपली क्या करेंगे कि मान लेंगे कि कोई धनात्मक संख्या, माना कोई धनात्मक संख्या a इज इक्वल्स टू कितना 3q+1 मान लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पर 3m मान लिया था, यहाँ पर 3q+1 या 3q ही डायरेक्टली मान लो, 3q मान लो, ठीक है। 3q है, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इज इक्वल्स टू bq+r से जब इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे b इज इक्वल्स टू कितना मिल जाना है, 3 मिल जाना है। तो r के जो संभावित मान होंगे वो 3 से कम और 0 से लेकर 2 तक मान होंगे, यानी 0 1 2। तो जो संख्या मिल जाएगी a के जो संभावित मान होंगे वो या तो 3q होगा, या फिर 3q+1 होगा, या फिर 3q+2 होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों b इज इक्वल्स टू 3 है तो b का मान क्या होगा, 0 से कम, मतलब b से कम ही होगा, ठीक है। चलेंगे आगे। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, देखो अभी हमसे पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पे पिछले सवाल में वर्ग की बात कर रहा था, अब यहाँ पर घन की बात कह रहा है। तो सबसे पहली बात, जब a इज इक्वल्स टू 3q, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब a इज इक्वल्स टू 3q तो a³ बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो 3 का घन कितना होता है 27, और q का घन कितना होता है q³। तो a³ इज इक्वल्स टू 27 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 9 गुणे 3, 9 में ही क्यों तोड़ रहा, क्योंकि इसके टर्म को मुझे 9m के रूप में दिखाना है। 9 × 3q³, और इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ इसको 9m के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकता हूँ कितना, जब a इज इक्वल्स टू कितना, a इज इक्वल्स टू 3q+1 हो, जब a इज इक्वल्स टू 3q+1 हो तब की बात करूँ तो दोनों साइड का घन करूँगा तो a³ बराबर 3q+1 का होल क्यूब। इस हिसाब से लिख सकता हूँ a³ इज इक्वल्स टू a³ यानी 27q³ + b³ + 3ab, 3 त्रिका 9 एकम 9, 3ab मल्टीप्लाइड बाई a + b यानी 3q+1। क्यों, क्योंकि a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में कितना a + b, इसी फार्मूले को यूज़ किया है। तो a³ 9, 3 का क्यूब 27 ना, यानी b³ + 3ab × a + b। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से लिख सकता हूँ कितना 27q³ प्लस कितना 9 × 27 q² प्लस 9q और प्लस कितना 1। अगर इस पूरे टर्म में मैं कितना 9 कॉमन करता हूँ, 9, अगर फिर से इस पूरे टर्म में कितना 9 कॉमन करते हैं तो 9 कॉमन करेंगे तो 27 में से 9 कॉमन किया तो 3q³ और 27 में से 9 कॉमन किया तो 3q², और यहाँ पर कितना बचेगा q+1, और इस हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं 9, और अगर इस पूरे टर्म को m मान लिया जाए तो 9m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म और बचता है, जब a इज इक्वल्स टू कितना हो, a इज इक्वल्स टू 3q+2 हो, 3q+2 हो, तो दोनों साइड का जब घन करेंगे तो क्योंकि घन की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों साइड का घन करने पर अगर घन करते हैं तो यहाँ से भी इसी फार्मूले को यूज़ करूँगा, ठीक है। a³, अगर a³ की बात करेगा तो 3q का होल क्यूब मतलब 27q³ प्लस b³ मतलब 2 का घन कितना 8 प्लस 3ab, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18q और ब्रैकेट में कितना a + b यानी 3q+2। ये हो गया 27q³ प्लस 8 × 3 = 54
क्यू स्क्वायर और प्लस 18 दूनी 36 क्यू और प्लस कितना 8। अब इस देखो इस पूरे टर्म में 9 कॉमन है, 9 को अगर यहाँ कॉमन करता हूँ तो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। अगर इस पूरे टर्म को क्या कह दिया जाए, यम कह दिया जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 9m प्लस 8। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो संख्या थी उसको मैंने कितना माना था, a इक्वल्स टू 3 क्यू के फॉर्म में माना था। तो b का मान कितना आ गया 3, और यहाँ से r के मान 0 1 और 2 होंगे क्योंकि 3 से कम मान आने चाहिए। तो ये जो मिला हमको 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। और तीनों नंबर्स में मैंने क्या किया, सबका घन किया तो देखा जो किसी धनात्मक संख्या यम के लिए इसका घन जो आया वो 9